everybody, in this lecture we will learn about the electricity. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मॉडर्न डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपना जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज हुआ होगा. ठीक है, तो मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी. बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप फ़ोन नहीं चला सकते, आप फ़ैन नहीं चला सकते, आप टीवी नहीं चला सकते. तो ये एक तरीके से क्या हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया मॉडर्न टाइम का. सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो होगा, वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द चार्जेस. अच्छा, चार्जेस के पहले बारे में क्यों सीखते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस ही होता है. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसी डायरेक्शन में, किसी पाथ में, किसी मीडियम में, तो उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं. और अब देखिए, हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है. डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं और इसी तरीके से मास को केजी से. तो चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट वो होती है, वो कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब. और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर कितना कूलाम्ब चार्ज होता है वो देखना है. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब. ठीक है, ये होता है. सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क हुआ कि पॉजिटिव के अंदर आपका पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है के अंदर पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका नेगेटिव होता है. तो ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलाम्ब होती है, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इतना आपको इंट्रोडक्शन हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट की रिपल. ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं. मतलब कि सेम टाइप का चार्ज नेगेटिव से दूर भगेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से पास की उसकी तरफ आना चाहेगा. तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और इसका जस्ट वाइस वर्सा, जो पॉजिटिव होता है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब दे विल रिपेल ईच अदर. और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इतनी बात हमें इंट्रोडक्शन में जाननी थी. अब क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं. अब जो चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अच्छा, ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोल दो कि चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? तो उसी चीज़ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती है, या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी. तो एक हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया आपका इंसुलेटर. कंडक्टर्स वो आपके सब्सटेंस या वो मटेरियल होता है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड द कंडक्टर्स. मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं. इनको कंडक्टर क्यों बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्लो ईजीली. इनके बीच से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करके अपने सर्किट के अंदर फ्लो कर सकता है. इंसुलेटर्स वो होते हैं, इंसुलेटर का मतलब होता है जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं. जैसे आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, ड्राई एयर हो गया, जिनके अंदर फ्री आयन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस नहीं होते फ्लो करने के लिए, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. एक नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि नोट करने वाली बात क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस एक किसी भी सब्सटेंस में होगी तभी ये क्या होगा, कंडक्टर होगा. तो फ्री इलेक्ट्रॉन की किस में प्रेजेंट होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका प्रेजेंट होगा आपके कंडक्टर्स में, या फिर बोल दो आपके जितने भी मेटल्स मिलते हैं उनमें. तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर. तो इंसुलेटर मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये हमें इसमें समझना है. तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो होती है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी से आपने क्या किया, एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया और इस सर्किट के अंदर आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये एक बल्ब लगा दिया और इस सर्किट को आपने क्लोज कर दिया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और आपने इसका स्विच ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल के मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ से मूव करने लग गए, मूव करते हुए कहाँ पे आ गए, आपके बल्ब तक आ गए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो उनको मूव कराने के लिए जो काम किया गया है, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए जो काम करेगा। अब ये काम कर कौन रहा है, ये काम किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, VOLT, वोल्ट, ठीक है। और इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और ये किस तरीके से मूव करता है किसी भी सर्किट के अंदर, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट क्यों बोला है, इन्फिनिटी का मतलब है ये वायर कितना भी लंबा हो सकता है, किसी पॉइंट से किसी दूसरे बहुत दूर वाले पॉइंट पे ले जाने में जो काम करेगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका बैटरी कर रही है। तो ये वोल्ट इसका क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हर बैटरी का अपना एक पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ आया, तो अभी हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या होता है कि एक बैटरी आपने लगाई, दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, और इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चल दिया और चलता रहा, इट इज़ मूविंग और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच गया। ये ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब और ये कोई बी पॉइंट मान लेते हैं। अब बी से ए पे, बी तक पहुंचाने में कोई अलग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा होगा और ए तक पहुंचाने में कुछ अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा होगा इस बैटरी को। तो बी तक पहुंचाने में, बैटरी को, इलेक्ट्रॉन को बी तक पहुंचाने में मैं मान लेता हूँ V1, वोल्टेज 1 पोटेंशियल लगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ए तक पहुंचाने में लगा V2। अब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आई कैन से दैट कि V2 माइनस V1 इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, बेसिक पूरा का पूरा चैप्टर इसके पे ही डिपेंड करता है बेसिकली। देखो, करंट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो। बात आई है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। किसी भी एक सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होंगे, किसी ना किसी रेट से कर रहे होंगे। अब रेट क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना पर यूनिट टाइम, किसी एक टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है। एसआई यूनिट होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में किया जाता है, तो एम्पियर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हो, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट्स। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा I = Q/T, और एम्पियर मतलब ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इज इलेक्ट्रिक करंट और Q मतलब चार्जेस, फ्लो करना पर यूनिट टाइम में, और यहाँ पे ये एम्पियर इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को आप लैब में मेजर किससे करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर करते हो आपके एमीटर से, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को किससे मेजर करते हो, वोल्ट मीटर से, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है,
निडल वाला भी आता है, लेकिन नाउ डेज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ वोल्टमीटर। सो वोल्टमीटर से करते हैं और इसको करते हैं आपके एमीटर से। अब याद रखना है एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। क्या होगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वोल्टमीटर जो होता है उसको किस तरीके से हम लगाते हैं। मान लो आपको 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, तो कैसे लगाओगे? एक वायर यहाँ लगाओगे, एक टर्मिनल, और ये आपका वोल्टमीटर, और दूसरा वायर आप लगाओगे यहाँ पे, और इसके ऊपर आपको मिलेंगी रीडिंग्स। इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन एमीटर कैसे लगाओगे? एमीटर आपको सर्किट के बीच में फिट करना होगा, क्योंकि आप निकालने वाले हो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे तो डिफरेंस पता करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस पता करना है ना, लेकिन एमीटर क्या पता करता है? इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पता करके आपको देता है। तो याद रखना है कि एमीटर हमेशा कंटिन्यूटी में, मतलब कि सीरीज़ में लगाया जाता है। और सीरीज़ क्या होता है, और वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इतना अभी आपको याद रखना है कि एमीटर आपको बीच में घुसेड़ देना है, क्योंकि हमें एमीटर क्या देता है? रीडिंग आपकी करंट देता है, करंट देता है, एम्पियर में देता है। और एमीटर लगेगा बीच में, किसी भी सर्किट के बीच में, तभी आपको वैल्यूज देगा। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाउ टू करंट फ्लो इन वायर। वायर के अंदर कोई भी करंट किस तरीके से फ्लो करता है, ये हमें देखना होगा। तो किस तरीके से कोई भी करंट एक वायर के अंदर फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक सर्किट है जिसमें एक सेल है और ये आपका पूरा का पूरा वायर है। मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक वायर का पार्ट था, इसको मैंने जूम करके दिखाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, ये टर्मिनल होता है माइनस टर्मिनल। इसको माइनस बोलते ही क्यों है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द माइनस टर्मिनल। इस तरीके से मूव होता हुआ इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा एक वायर के अंदर, करता रहेगा, मूव करता रहेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है आपके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो करंट का जो फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो, वो होता है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जस्ट अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके इस डायरेक्शन में, और आपका जो करंट जाएगा वो जाएगा आपके इस डायरेक्शन में। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट आपका इधर जाएगा। यू हैव टू दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब ये आपको समझ आया माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, क्योंकि माइनस टर्मिनल होता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए आप बोल दो कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए इसको माइनस टर्मिनल बोलते हैं। वाइस वर्सा इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या होता है और क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? देखिए, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपका क्या हो, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी देने का एक सोर्स हो, एक कंज्यूम करने वाले एक कोई डिवाइस हो, और एक स्विच हो ऑन और ऑफ करने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें कि ये वायर है और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बैटरी, यहाँ पे आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये आपका स्विच है जो कि ऑफ है। जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे इट विल लुक लाइक दिस, ऑन की तरह दिखाई देगा और ये आपका ग्लो करेगा। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक कंज्यूम करने के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी होनी चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, एक वायरिंग होनी चाहिए। दिस शुड बी इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए, सर्किट को हम हमेशा ऐसे डायग्राम से नहीं दिखा सकते, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स। सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। बैटरी का सिंबल आपको याद रखना है। सेल का, देखो सेल, 2 से ज़्यादा सेल लगा दो तो बैटरी बोली जाती है। वोल्ट मीटर कुछ ऐसा सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। एमीटर का कुछ ऐसे तरीके से सिंबल होता है। लैंप का कुछ इस तरीके से होता है। फ्यूज़ का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। रजिस्टर का ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ऐसा, मतलब यू कैन, हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी सिर्फ आपको सिंबल याद रखना है, ये नहीं करने आपको, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। जिस पे मैंने सर्कल बनाया या फिर बॉक्स बनाया वो आपको याद रखना है, वो साइन, वो सिंबल्स आपको याद रखना है, तो ये भी नहीं रखना। अब देखिए, ये सारे सिंबल्स होते हैं, अब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको याद रखना है ये सिंबल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल सिंबल्स। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ? देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ क्या होता है ओम्स लॉ। बहुत मतलब
बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये आपका सर्किट है, मैं सिंबल से समझाऊंगा, आपको समझना है। और ये छोटा वाला जो डंडा होता है ना, उधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव जो बड़ा वाला डंडा होता है इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब क्या होगा, इस तरीके से आपने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ये कोई रेजिस्टेंस था, कंज्यूम कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन ले लेते हैं, एक सर्किट ये है और दूसरा सर्किट आपका ये है। दिस इज द सेकेंड सर्किट यू हैव। तो जो फर्स्ट सर्किट है उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो बैटरी है ये आपकी 10 वोल्ट की है, मतलब उसका इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपके इस बैटरी का। और अगर मैं दूसरे केस में बोलूँ तो इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो आपकी है 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बैटरी लगाई हुई है आपने। अब आप इसको ऑन कर दे दो दोनों को, और इसके अंदर एक प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। देन व्हाट इज माई क्वेश्चन इज दैट कि ये बताओ कि इस वाले में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कि इस वाले में, मतलब ए बोल देता हूँ इसको बी, किस सर्किट में, ए में कि बी में, किस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जितनी मोटी आप बैटरी लगाओगे, जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसी बात को आपके ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकली बोल दिया था, इसको ही बोलते ओम्स लॉ। समझ आ गया, मतलब जितनी बड़ी बैटरी उतना ज़्यादा करंट। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्किट बनाया आपके पास में छोटी सी बैटरी है और एक बल्ब को जलाना है। एक तो आपने पहले तो उसको 10 वोल्ट की बैटरी से जलाया, फिर 100 वोल्ट की बैटरी से उसको जलाया। तो क्या होगा, जब 10 वोल्ट की बैटरी से जलाया तो जलेगा, लेकिन बहुत हल्का सा। लेकिन जब आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो एकदम ग्लो करेगा। तो यही चीज़ उन्होंने बोल दी कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आप सर्किट में, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाएगा। अब इस साइन को, जो कि आपका दिखाई दे रहा है कि दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। उस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो किस तरीके से, V इक्वल टू, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक R कांस्टेंट का यूज़ किया। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी वायर के लिए। V और I दोनों चेंज होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जो कि एक फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बोल देते हो आप। यहाँ से तीनों चीज़ों की वैल्यू निकल सकती है। R इक्वल टू V अपॉन I, और I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू R I तो है ही। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, V का पता है, I का पता है, रेजिस्टेंस आई है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, V अपॉन में I। तो रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, ये समझना है कि, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है। चलो रेजिस्टेंस के बारे में, ऑल अबाउट रेजिस्टेंस समझते हैं हम, ठीक है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके वायर में इजीली इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा था, लेकिन सडनली कोई भी एक ऐसी चीज़ आ जाती है, अड़चन आ जाती है, एक बाधा उत्पन्न हो जाती है उसके रास्ते में। कोई भी फैन आ गया आपका, कोई भी बल्ब आ गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी आ जाता है, आपका लैपटॉप आ गया, आपका कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जिससे कंजप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, इजीली जा रहा था आपके अपने रास्ते, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा मिल गया जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसकी स्पीड को स्लो कर दे रहा है। तो वो जो होगा उस चीज़ को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जब कोई भी एक पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, लेकिन उसके पाथ के बीच में कोई भी एक वो आ जाए, अड़चन आ जाए, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाए, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, तो आई कैन से दिस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, OHM, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ओम्स लिख दो या फिर इस साइन से। देखो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल होता है आपके किसका, आपके ओम का। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द साइन ऑफ योर ओम।
तो ये आपको याद रखना है। तो रेजिस्टेंस समझ आया, दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू और ये इसका सिंबल होता है और रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली हमें समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोई भी किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वायर। देखिए लेंथ ऑफ वायर कैसे, वायर के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो भी वायर अपने आप में भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही देगा ना, थोड़ा ही करे लेकिन करेगा। तो लेंथ ऑफ वायर जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सर्किट में जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो एक चीज़ समझ आ गई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ये होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये कोई वायर था, वायर को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको समझ इजीली आएगा। ये वायर था, वायर का जो ये हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ये जो हिस्सा है जिसको मैंने कलर किया है, दिस पार्ट इज नोन एज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको याद रखना है कि वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, पास होते हो, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से रेजिस्टेंस का क्या नाता है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा। इसको कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे याद रखो, पानी का जो पाइप होता है, जितना बड़ा पाइप उतनी आसानी होती है पानी को निकलने में, जितना छोटा पाइप उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वाटर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, नेचर ऑफ मटेरियल। आपने कोई वायर लिया और वायर का जो मटेरियल है उसका कैसा नेचर है उस पे भी आपका रेजिस्टेंस मैटर करता है। उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कि आपका जो वायर है उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे, दूसरा सरफेस एरिया पे, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे, चौथा टेम्परेचर पे। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी एक ऐसा गुण है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जैसे रेजिस्टेंस सबका सेम होता है ये भी सबका सेम होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, लेंथ से चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी हालत में चेंज ही नहीं हो सकती है। कैसे निकलती है मैथमेटिकली, क्या होता है? तो हमने ऊपर 4 फैक्टर्स देखे, उन्हीं फैक्टर्स से हम इसको निकालते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दीजिए। अगर इन दोनों बातों को मैं मिला के बोलता हूँ तो कुछ ऐसे बोला जाएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? R इक्वल टू रो, ROH, रो ये एक साइन है रो का, P की तरह बनता है L अपॉन में A, और ये जो रो है वही आपका क्या है? रेजिस्टिविटी है। ये कभी भी चेंज नहीं होगी, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगी। तो अगर मुझे सिर्फ रो ही निकालना है, मतलब रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो रो इज इक्वल टू, सबको शिफ्ट कर दो तो इट विल बी RA डिवाइडेड बाई L, दिस विल बी योर रो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ रो, तो मैं फॉर्मूले से ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रो का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे RA अपॉन लेंथ। R का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। देन इफ़ यू विल कट मीटर स्क्वायर बाय मीटर देन यू विल गेट ओम मीटर। तो दिस इज द रोज वैल्यू मीटर एंड ओम मीटर बोल दीजिए। दिस इज द SI यूनिट, यू कैन से दिस इज SI यूनिट। ओके, सो वी गेट ऑल पॉइंट्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, इसलिए क्योंकि आपको डाउट्स तो क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल करना जरूरी है। सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स सॉल्व दिस। किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करने से पहले ये याद रखना कि सबसे पहले गिवन लिख लो। दिया हुआ है रेजिस्टेंस, कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस? 6 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल्ड, ओके ओके ओके, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग
कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हुआ, एक वायर लिया हमने, ये बोलना क्या चाहता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक वायर लिया, ठीक है, और इसकी लेंथ थी L, A से B पॉइंट तक हमने L लेंथ का कोई वायर लिया। इस वायर को क्या किया मैंने, फोल्ड करके दुगना कर दिया, मतलब कि आधा कर दिया, सॉरी, L का मैंने कर दिया इसको आधा, L/2, इसकी लेंथ को कर दिया मैंने L/2, और जो सरफेस एरिया था वो A था यहाँ पे, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। नाउ अब ये L/2 होगी लेंथ एंड एरिया हो गया 2A, डबल हो गया ना एरिया, क्योंकि आप किसी चीज़ को मोड़ के देखोगे तो एरिया डबल हो जाता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा था पहले 6 ओम, और पूछा है कि इस कंडीशन में जब इसको आधा कर दिया और दुगना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि सब चीज़ें बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती है, रेजिस्टिविटी। इसको एक मान लेता हूँ, इसको दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। तो आपको पता है R की वैल्यू क्या है 6, A इज A एंड L इज L। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरे वायर की अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूँ तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, RA, मतलब RA, यहाँ पे जो A था उसका दुगना A हो गया है, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 2A, L को लिख सकता हूँ L/2, ठीक है, आधा कर दिया लेंथ को। देन इट विल बी लाइक दिस R/4A/L, ठीक है। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी विल बी सेम पहले कंडीशन में भी, क्योंकि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल में लिख सकता हूँ। तो आई कैन राइट हेयर रो इज इक्वल टू रो एंड हेयर इज अ वैल्यू 6A/L विच इज इक्वल टू R/4A/L। अगर आप यहाँ पे A बराबर है काट दो, L बराबर है काट दो। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी R की वो क्या मिलेगी, 6 इक्वल टू 4R एंड R विल बी 6/4। यहाँ पे कट करोगे 3/2, इसको कट करोगे 1.5 ओम। तो वी गॉट द पॉइंट, 1.5 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर न्यू कंडीशन वायर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको किस किस तरीके से हम कंबाइंड कर सकते हैं। तो पहले है आपका रेजिस्टेंस, मैं बताया था आपको सीरीज पैरेलल। तो पहला तरीका होता है सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज, फॉर एग्जांपल एक आपका सर्किट है, दिस इज योर सर्किट, और ये कोई आपका रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस मतलब जो कंज्यूम कर ले, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस जो कंटिन्यू हो, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R3 मान लेता हूँ। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। आपको पता है कंटिन्यूटी में है 1 2 3 इस तरीके से। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो होगा आपका R1, सिंपल, R2 ऐड कर दो R3, देन यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे टोटल R मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ये 1 हुआ, 1 ओम होता, ये 2 ओम होता, और ये भी 2 ओम होता। तो अगर मैं बोलता कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करते, सिंपल ऐड कर देते, R इज इक्वल टू 2 + 2 + 1, देन यू विल गेट 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी 5 ओम। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्म में हो, इस तरीके से हो, ठीक है। ये आपका R1 हो, ये आपका R2 हो, ये आपका R3 हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट में, यहाँ पे कोई इस तरीके से हो, इफ आई वांट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, देन व्हाट आई शुड डू, ध्यान से देखना, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ये हमको इस तरीके से ऐड करना है इन रेजिस्टेंसेस को, देन वी विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3, इसको भी 2 मान लेते हैं, कोई नहीं। अब हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R निकालना पड़ेगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 1 प्लस 1, देन इट विल बी 4/2, 2 ओम। तो अब 2 यहाँ पे आई है वैल्यू 1/R की। अगर मुझे चाहिए R की वैल्यू तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो R की वैल्यू आएगी 1/2 ओम। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज द रेजिस्टेंस and how we can calculate the parallel in parallel condition and a series condition. Move to the next slide. अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर सीरीज भी हो किसी भी एक सर्किट के अंदर और कॉम्बिनेशन भी हो, देन व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि ये इस तरीके से एक ऐसा ये रेजिस्टेंस ये मान लेता हूँ 2, ये मान लेता हूँ 1, और फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ हो और एक रेजिस्टेंस यहाँ हो। इस तरीके की कोई सर्किट आपके पास में आ गई, देन व्हाट वी हैव टू डू हियर। देखिए 2 ओम होगा, ये 1 ओम होगा, ये मान लो 3 ओम होगा, ये मैं मान लेता हूँ 4 ओम, ठीक है। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले याद रखना है फर्स्ट सॉल्व पैरेलल वाले को पहले सॉल्व करना है, ये याद रखना है। उसके बाद में सॉल्व सीरीज, दूसरे नंबर पे फिर सीरीज में। और जब पैरेलल वाले को आप सॉल्व कर दोगे तो इसको मिला के एक साथ लिख देना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, प्लस में 1/1 कर लेंगे, देन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 2, देन यू विल गेट 1/R इक्वल टू 3/2। अगर मुझे 1/R की वैल्यू 3/2 है, आई नीड टू फाइंड द R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो ये आ गई आपकी इन दोनों की वैल्यू। अब ये दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 ओम। अब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या है, एडिशन में है, मतलब जुड़ रही हैं। देन अब इन तीनों को सिंपल ऐड कर दो, तो इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको, सिंपल। ये अब सीरीज में माना जाएगा। अब कैसे ऐड करेंगे, जैसे हम करते हैं 2/3 प्लस 3 प्लस 4, जस्ट सॉल्व दिस और आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, अगर 3 तरीके मैक्सिमम तरीके हो सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो किस कॉम्बिनेशन में लगी होती है, पैरेलल में कि आपके सीरीज़ में। देखिए उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा कि पैरेलल में होती है तो क्यों होती है, सीरीज़ में होती है तो क्यों होती है। क्या होता है हमारे घरों में, एक वायर आता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, एक बाहर से 2 वायर आते हैं बाहर से, एक न्यूट्रल वायर होता है, और जो लाइव वायर होता है वो एक मेन फ्यूज से कनेक्टेड होता है, मेन फ्यूज से पास होता है। उसके आगे जाता है वो एक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो आपका बिल उसमें से देख के आता है। उसके बाद में होता है मेन स्विच जिसको एमसी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से अपने पूरे के पूरे घर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब क्या होता है, ये आपका कोई एक कमरे का बोर्ड, दूसरे कमरे का बोर्ड, तीसरे कमरे का बोर्ड, ये देखो पहला, ये एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किस फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, पैरेलल फॉर्म में मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके घरों में जो लाइट फिटिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है, कि अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती कि ये एक बल्ब होता, फिर ये एक होता, फिर ये होता। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बंद किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कट, अब आगे के जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो आपके ओपन नहीं होंगे, मतलब कि चलेंगे नहीं। तो अगर आपने एक को बंद कर दिया तो सारे के सारे पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल कंडीशन में अगर आपने इसको बंद कर दिया तो ये दोनों चलते रहेंगे, तो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन द पैरेलल वे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है इलेक्ट्रिक पावर।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू किसी काम को करना टाइम की रिस्पेक्ट में, इसको ही हम बोलते हैं पावर। और पावर की जो यूनिट होती है वो यहाँ पे वॉट होगी, WATT वॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्क आपने कितने टाइम में किया, तो P इक्वल टू W/T। इस तरीके से आपका पावर का फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको W तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पावर के देखो कितने आप एक फॉर्मूले बनेंगे, वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं इधर ड्राइव करूँगा और उधर लिखता जाऊँगा। यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है बस शुरू में, P इक्वल टू W/T, पहला फॉर्मूला पावर का। इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से, और आप बना भी सकते हो एग्जाम में जाके। कैसे? W को रिप्लेस करना, आपको पता है एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q, राइट। और W की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, V इंटू क्यू इक्वल टू W। तो ये W की जगह आप लिख दो V इंटू क्यू, तो P इज इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई T। अब पता है आपको Q डिवाइडेड बाई T है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू VI। तो पहला फॉर्मूला मतलब दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू VI। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे V और I को आप रिप्लेस कर सकते हो आपके रेजिस्टेंस के साथ। कैसे? V इक्वल टू IR। यहाँ पे अगर I को रिप्लेस करता हूँ मैं तो V/R आता है, I इज इक्वल टू V/R आता है, राइट। तो यहाँ पे आप I की जगह पुट कर सकते हो P इज इक्वल टू V इंटू V/R। तो हेयर यू विल गेट V²/R। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया V²/R, जहाँ पे रेडियस और वोल्टेज दे रखा हो। V² आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हो और आप पुट कर सकते हो। क्या पता आपको V और I दे रखा हो, पावर पूछे, W और T दे के पावर पूछे, हो सकता है V और R दे के पावर पूछे। सॉरी, दिस इज पावर। उसके बाद में आप एक और रिप्लेसमेंट यहाँ पे लगा सकते हो। क्या? अगर मैंने यहाँ से किसको हटाया, I को, मैं यहाँ पे V को भी हटा सकता था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था P इज इक्वल टू, V को हटाऊंगा तो V इक्वल टू IR होता है, तो IR इंटू I इंटू I इट विल बिकम I²R। तो एक लास्ट फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू I²R। तो कितने फॉर्मूला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देयर इज 1 2 3 4 फॉर्मूलाज आर हियर, सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस। आप इनमें से पावर का कोई भी, आपको जो वैल्यू दी हुई हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक गिवन लिखते हैं, गिवन एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेटेड है 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट पे। व्हेन इट कनेक्टेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे गिवन में सबसे पहली चीज़ आपको दे रखी है वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट। दूसरा दे रखा है आपको पावर, कितना, 1000 वोल्ट, ठीक है, पहली कंडीशन। और बोला है कि अगर मैं इसी बल्ब को उठा के कितने वोल्ट पे ले जाता हूँ, मतलब कनेक्ट कर देता हूँ 110 वोल्ट पे, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है आपको यहाँ पे निकालना है पावर, बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड पावर। और आपके पास में V है, अब V तो है, सिर्फ अकेले V से तो निकलेगा नहीं, तो किससे निकलेगा? अगर आपके पास में V भी हो और R भी हो, तो आपको पता है P इज इक्वल टू V²/R। आपने पिछली स्लाइड पे देखा था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ये वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज। ओके, बल्ब की रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू V²/R। आपको निकाल रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस विल बी V²/P, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V एंड P, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स 100, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट व्हाट, हियर 484, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आया 484 ओम।
तो रेजिस्टेंस आ गया आपके पास में कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम है। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस तो कहीं पे भी चेंज होगा ही नहीं, रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। भाई आपको किसी रास्ते में जाने में प्रॉब्लम आती है तो आने में भी उतनी प्रॉब्लम आएगी, चाहे कितनी बार भी चल जाओ सेम ही प्रॉब्लम आएगी। तो वही चीज़ है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ रहेगी 484 ओम। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 484 ओम हो गया रेजिस्टेंस। अब इन तीनों को में से दो चीज़ें आपको पता है, तो सिमिलरली R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, और यहाँ पे आपको निकालना है P, और यहाँ पे आप पुट कर दो 110 का स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 484, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 25। अब आपको पता है पावर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर आ गया 25 वोल्ट यहाँ पे पावर कंज्यूम होगी। यही पूछा था पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो 25 वोल्ट होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट कैसे किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले हमें एनर्जी का मतलब समझना होगा। अभी हमने पावर का एक फॉर्मूला देखा, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन में T, राइट। और W क्या होता है वर्क, और वर्क ही एक तरीके से वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और उसी तरीके से एनर्जी की यूनिट होती है जूल। और एनर्जी देखो वर्क, अगर मैं इस फॉर्मूले से वर्क का फॉर्मूला निकालूँ तो वर्क इक्वल टू P इंटू में T होगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि W को आप रिप्लेस कर सकते हो E से, एनर्जी से, और एनर्जी विल बी P इंटू टी हेयर। यहाँ पे एनर्जी होगा P इंटू टी, ये आपको याद रखना है। पावर इंटू टाइम, ये ही एनर्जी होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी जूल, ठीक है। और एक चीज़ होती है मैं आपको आगे बताऊँगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे एक तो आ गया आपके पास में एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। अब यहाँ पे पावर के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करो तो बहुत सारे फॉर्मूले एनर्जी के भी बन जाएंगे। जैसे पिछले हमने देखा कि कितने सारे फॉर्मूले पावर के, पावर का ये जो फॉर्मूले हैं इनमें से पहला तो है W अपॉन टी वी आई। तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ सारे के, तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो मैं I स्क्वायर R पुट करके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम आपको यूज़ मिलेगा। एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर R और T। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कितना, एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया व्हाट इज़ द यूनिट, जूल होती है, आपको पता है वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट जूल होती है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि एक चीज़ होती है जूल और एक होता है किलो जूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किलो का मतलब क्या होता है। तो देखो एक तो जूल तो पता चल गया, किलो का मतलब क्या होता है। किलो जूल से पहले किलो का मतलब समझो। किलो का बेसिकली मतलब होता है 1000 को लैटिन में किलो बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपके पास में 1000 जूल है ना, तो उसको बोलेंगे 1 किलो जूल या केजे। तो आपको समझ आए किलो जूल का मतलब। जैसे ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम होता है 1 ग्राम। अगर इसको मैं 1 किलोग्राम बोलूँगा तो 1000 ग्राम। वही फॉर्मूला, वही चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ फॉलो हो रही है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी तक तो भाई कमर्शियल यूनिट, चलो एनर्जी तो पढ़ा था, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब हमारे घरों में ना बिजली आती है कि नहीं आती, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ओके आती है। अब आपने जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा तो घर वालों का एक क्वेश्चन होता होगा, इसमें देख कितनी यूनिट आई हैं, है ना। ये सुना होगा आपने कि कितनी यूनिट्स आई हैं, और हम जो कहते हो पता नहीं क्या होता है यूनिट, कोई पता नहीं, लेकिन आज हम सीख जाएंगे कि यूनिट का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है मैं आज आपको समझाऊंगा। यूनिट का मतलब होता है एनर्जी, कि कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की पूरे महीने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखो ध्यान से कि अगर किसी भी आदमी ने, अब कमर्शियल यूनिट को हम जूल में काउंट नहीं करते हैं, उसको करते हैं हम किलो जूल आर में। 1 किलो जूल, क्योंकि यार थोड़ा ना बहुत सारा यूज़ करते हैं हम, इसलिए 1 के किलो। तो यहाँ पे अब देखो क्या होता है, हम पावर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पावर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आपका
किलो वॉट आर, ठीक है, किलो वॉट आर मतलब इस किलो वॉट आर इज़ अ कमर्शियल यूनिट। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है इजी लैंग्वेज में? इसका इजी लैंग्वेज में मतलब होता है कि आप 1 किलो वॉट आर का बेसिकली मतलब होता है कि आप कोई भी 1000 वॉट का बल्ब, 1000 वॉट का बल्ब 1 आवर के लिए चलाओ, ठीक है, 1000 वॉट का बल्ब आप 1 घंटे के लिए चलाओ और फिर बंद कर दो, तो आपके पास में जो रीडिंग आएगी, जो वैल्यू आएगी वो होती है क्या, 1 किलो वॉट आवर। और इसी 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं 1 यूनिट। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज़ द 1 यूनिट, व्हाट इज़ द 1 kWh, ठीक है। और 1000 वॉट का बल्ब अगर 1 घंटे के लिए चलाते हो तो 1 किलोवाट आवर आती है। तो समझ आ गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ kWh। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो हो गया आपका यूनिट का मामला 1 घंटे के लिए चलाए जाने पे। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बल्ब है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, रेटेड है 220 वॉट और 220 वोल्ट का है और 100 वॉट का है। पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो, पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है कितना 220 V और पावर दिया हुआ है कितना 100 W। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है V और P और R का एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। अगर इसको आप पुट करोगे वैल्यूज़ को, हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P इज 100। नाउ इफ़ यू कैलकुलेट यू 484 resistance is ohm, then 484 ohm you will get, okay, this is the resistance which will be in the bulb। आगे बोला है 5 such, ऐसे ही 5 अगर बल्ब को आप जलाते हो 4 घंटे के लिए, what will be the electrical energy consumed। अगर 4 घंटे के लिए आप ऐसे ही 5 बल्ब को जलाते हो तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे देखना है हमें कि इतना तो आपको समझ आया, इसके बाद किस तरीके से करना है, विच यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके बाद याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही होता है। आपके पास में I भी है और I नहीं है तो हम I निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, आपके पास में R है और V है, तो इन दोनों से I निकाल, तो वी डोंट नीड टू पुट द आई स्क्वायर आर टी हेयर, हम इसको बेसिक फॉर्मूले से ही कर लेंगे। कौन सा, इज इक्वल टू पी इंटू टी, क्योंकि पावर है हमारे पास में और टाइम भी है हमारे पास में। अब इसको पावर कितना है यहाँ पे 100 वॉट, और आगे बोला है कितना कि आपके पास में टाइम कितना दिया हुआ है, कितनी देर के लिए आपने चलाना, 4 आवर्स के लिए। अब यहाँ पे 4 आवर्स को आप 4 आवर्स में ही रहने दो, क्योंकि किलोवाट आवर में हमें आंसर चाहिए। देन आई विल मल्टीप्लाई 100 बाई 4, देन इट विल बी 400 आ गया। अब इसको अगर आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, देन व्हाट विल द आंसर इन किलोवाट आवर, इट विल बी 0.4, ठीक है। इसको मैं किलोवाट बोल सकता हूँ, आर बोल सकता हूँ, ठीक है, किलोवाट आर बोल सकता हूँ। ऐसे ही आपने 5 बल्ब जलाए, कितने, 5 बल्ब्स, तो ये तो एक का है, 4 1 and 4 5 multiply this by 5 multiply by 0.4, then we will get what, 2, ठीक है। कितना आएगा, 2 kWh कितना, 2। अब इसको 2 kWh बोल दो या फिर 2 यूनिट बोल दो, बात तो एक ही है। अब 1 यूनिट का पैसा कितना है, 1 यूनिट का पैसा है 4.60 रुपीज़, तो 2 यूनिट का पैसा कितना होगा, इफ़ द रेट इज़ 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 4.60 रुपीज़, देन हमें निकालना है 2 का, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 यूनिट का कितना होगा, 2 यूनिट विल बी 2 इंटू 4.60
then you will get how much? 9.20 rupees. This is your answer. I hope you got the point कि how we can calculate the things. Next point is what? Heating effect of electric current. इसका मतलब क्या है? देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो वो क्या हो जाए, हीट करने लग जाए, जलने लग जाए। जैसे आपने देखा होगा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर, किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर आपने वो देखा होगा, हीटर देखा होगा ना सर्दियों में, तो उसका जो वायर होता है वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है उसके अंदर कि वो हीट करने लग जाता है। इसको ही बोलते हैं हीटिंग। अब हीट करेगा तो क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। तो उस हीटिंग एनर्जी की वैल्यू या फिर फॉर्मूला मैं बोल दूँ तो फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा I²RT। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी। तो जैसे बल्ब देखा आपने, गीज़र देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हीट एनर्जी के। यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। आपको निकालना है हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो सॉल्यूशन आपको जो गिवन है वो लिखना है। सबसे पहले फिजिक्स का रूल गिवन आप लिख लो, कितना Q गिवन है, कितना Q इज़ 96000। ठीक है, कूलाम्प। चार्ज है कितने घंटे के लिए? तो टाइम आपको कितना दे रखा है? टाइम 1 आवर। 1 आवर को मैं 3600 सेकंड बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो स्मॉल में लेना है। और थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है कितना? 50 वोल्ट। अब आपको पता है हीट एनर्जी निकालने के लिए हीट इज़ अ एनर्जी, I²RT ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू कैसे निकलेगी? I इज़ इक्वल टू Q/T से निकलेगी। उसके बाद I की वैल्यू निकल जाएगी। I और V की वैल्यू से आपको R की वैल्यू निकालना है, V इक्वल टू IR होता है। तो V अपॉन में I से निकालना है आपको R की वैल्यू। दो चीज़ें निकल गई, पहली दूसरी, और टाइम आपको दे रखा है ये। दिस इज़ योर होमवर्क, आपको अपने आप करना है इसको एंड कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आई विल गिव द सच लेसन्स फॉर यू एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू।